बोलता रहता है कि अगर तुमको फाइनेंस के अंदर करियर बनाना है तो तुमको फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन, ऐसी टाइप की चीजें तो आनी ही आनी चाहिए। ये बेसिक होती है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आखिर मैं सीखूं कहाँ से, मेरे को आखिर सिखाएगा कौन, और इसके बाद मैं मेरा करियर आखिर इस चीज के अंदर बनाऊंगी कैसे? क्या आप भी इन्हीं सब चीजों से परेशान हो? तो मैं भी इन्हीं सब चीजों से परेशान आके कि यार मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, लेकिन बनना इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, बस मन में ठान लिया। इसलिए मैंने ये वाली सीरीज शुरू की है जहां पे अब हम कैसे भी करके इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। वेलकम टू द डे 26 ऑफ आवर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चैलेंज, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग शुरू कर रहे हैं। आज हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग का डे 2 है। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में काफी हद तक आइडिया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक होता है। जब हम फाइनेंस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग आज इसी को ही थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लग रहा है यार मेरे को इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर एट द राइट वीडियो। हम लोग हर एक चीज एकदम बेसिक से ही डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट वी आर इन द राइट प्लेस। और हमसे जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, हम एकदम उसका करारा जवाब देख के आ पाएंगे। सो गाइज, विदाउट अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, जब हम 7th 8th क्लास में होते हैं ना, हम लोग एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करते हैं। याद है आपको? जहां पे A दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर n, है ना? जहां पे आपका P होता था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R होता था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, N होता था नंबर ऑफ पीरियड्स। सेम चीज को आप अगर TVM फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आप उसी चीज को लिखोगे FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R रेज टू दी पावर n, जहां पे आपका FV होता है फ्यूचर वैल्यू, PV होता है प्रेजेंट वैल्यू, R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, N होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है गाइस? तो आप क्वेश्चन आता है कि यार ये FV इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R रेज टू दी पावर n आके फॉर्मूला बना कैसे? तो देखो यार, अगर मैं आपको 1000 रुपीज आज दूंगी, ठीक है, तो वो फ्यूचर में जाके कितने बनेंगे? लेट्स से आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट में बता रही हूँ 10% रुपीज मिलेंगे। एक साल के बाद आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं? देखो यार, अगर आपने 1000 रुपीज बैंक के अंदर इन्वेस्ट किए हैं तो बैंक आपको कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। लेट्स से वो 10% दे रही है, तो यार एट द एंड ऑफ द ईयर आप जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आज की 1000 इंटू 1 प्लस रेट है आपका 10% रेज टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1100। ठीक है? अब आपको जो 100 रुपए का मुनाफा हुआ, जो आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका प्रॉफिट क्यों हुआ आपको? क्योंकि आपने ये एक साल तक अपने पैसे होल्ड किए। दैट इज द मेन रीजन, राइट? तो अब अगर मैं आपको सेम चीज बोलूं कि आप मेरे से 1000 रुपीज आज ले लो, या फिर आप 1000 रुपीज मुझसे कल ले लेना, कल से मेरा मतलब है लेट से 1 ईयर बाद ले लेना, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप फर्स्ट ऑप्शन, मेरे को आज ही के दिन पैसे दे दो 1000 रुपीज, एक साल के बाद मेरी तो अपॉर्चुनिटी लॉस है ना वो 100 रुपीज की। इसीलिए आज के 1000 इज मोर और लेस इक्वल टू 1100 ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है? तो अगर आपको कंपेंसेट करना भी है तो आप मेरे को उस बेसिस पे करेंगे। तो यार, अभी हमने जो 10% के बारे में बात की ना, वो 10% आपका क्या है आखिरकार? उसी 10% को कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट, उसी 10% को आप डिस्काउंटिंग रेट भी कह सकते हो, उसी 10% को आप कंपाउंडिंग रेट भी कह सकते हो। अब जानते हैं कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग में क्या अंतर होता है। देखो यार, आप कभी भी कोई भी चीज जो फ्यूचर वैल्यू के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हो, फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो वो आपके कंपाउंडिंग बेसिस पे रहेगी। ठीक है? और कोई भी चीज आप फ्यूचर वैल्यू आपको पता है उसकी 100 साल बाद ये वाली वैल्यू होने वाली है, लेकिन उस चीज की आज की वैल्यू क्या है मुझे ये जानना है, तो मैं बैक रोटेशन आऊंगी, उसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। जब मैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। लेकिन जब मुझे फ्यूचर वैल्यू किसी चीज की पता करनी है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि 1000 रुपीज है आज मेरे पास, 1 ईयर के बाद अगर मेरे को बैंक 10% का इंटरेस्ट दे रही है तो कितना होगा, इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है? आई होप आपको अभी तक ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, एक कंपाउंडिंग का और एक डिस्काउंटिंग का। हम लोग आखिर कैसे पता कर सकते हैं? हम एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़े उससे पहले हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट
के बारे में बात करते हैं। जो अभी हमारा इंटरेस्ट रेट है ना, हम उसको रिक्वायर्ड रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यार आपका रिक्वायर्ड रेट सिलेक्ट कैसे होता है? आपको कैसे पता कि 10% जो है वो आपके लिए एकदम सही है? अब देखो यार, बैंक एक तरह की आपकी रिस्क फ्री टाइप की जगह हो गई, राइट, जहां पे आपको रिस्क नहीं है, आपको इतना मिनिमम मिल ही जाएगा उधर रखने से पैसे। लेकिन आप यही सेम चीज अपने एक फ्रेंड को पैसे दे रहे हो 1000 रुपीज, क्या आप उससे भी सिर्फ 6% 7% के इंटरेस्ट से हैप्पी हो जाओगे? तो लेट से आप बैंक को पैसे दे रहे हो, ठीक है, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यार ये तो रिस्क फ्री है, बैंक तो डिफॉल्ट करेगी, इसके चांसेस काफी कम है, राइट। लेकिन आप सेम चीज अपने एक ऐसे फ्रेंड को पैसे दे रहे हो जो अपनी बात से मुखर जाता है बहुत बार। उसने आपसे पैसे मांगे 1000 रुपीज, आपने दे दिए, ठीक है यार हेल्प करनी चाहिए, ये लो। लेकिन क्या आप उस बंदे से भी सिर्फ 6% या 7% पैसों से खुश हो जाओगे? मतलब आपकी तो रिस्क इधर बहुत हाई है ना कि वो आपको 1000 रुपीज वापस करेगा कि नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि आकांक्षा ऐसा नहीं होता, अगर मेरे फ्रेंड ने मेरे से हेल्प मांगी है, मैं अगर उसको 1000 रुपीज देता हूँ तो वो मेरे को 1000 रुपीज 6 महीने भी बाद वापस करेगा एज अ हेल्प। अभी हम उस वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं गाइस, आई नो आप ऐसा ही बोलने वाले हो, बट ठीक है, इट्स ओके। तो अभी हम ऐसा बात कर रहे हैं कि लेट से आप चलो 1000 को छोड़ो 50,000 रुपीज दे रहे हो, तो यार आप जब इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा एक्सपेक्ट करोगे, और आपके क्या सेम एक्सपेक्टेशन रहेंगे एज कम्पेयर टू बैंक। चलो हम इन सब चीजों के भी बारे में बात नहीं करते हैं, हम बेस्ट एग्जांपल मनी लेंडिंग एप्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, बैंक का झमेला कौन पालेगा? उधर आप लोगों के लेंडर्स रहते हैं, आप उनसे बोरो कर सकते हो। तो आपको लगता है क्या जिस रेट पे बैंक से आप बोरो कर सकते थे, सेम रेट पे वो लोग भी आपको देंगे? उधर चार्जेस आपके थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको पैसे इंस्टेंटली मिलेंगे, राइट। बैंक में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोन वोन पास कराने के लिए, लेकिन पैसे हो सकता है आपको थोड़ी देर से मिले, लेकिन हो सकता है कि कंपैरेटिवली थोड़ी लोअर इंटरेस्ट के साथ मिल जाए। द ओनली रीजन बीइंग इधर एक फैक्टर होता है अनसर्टेनिटी का, है ना। अनसर्टेनिटी इस चीज की कि यार ये वाला पर्सन मेरे पैसे वापस करेगा भी कि नहीं, मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो आखिर यार रिक्वायर्ड रेट ना हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम लोगों के 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है रियल रिस्क फ्री रिटर्न। अभी रियल रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है? यार यही सेम पैसे मैं अगर किसी रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डाल देती, लेट्स से बैंक में डाल देती, मेरे को वो मिनिमम जो भी बैंक हम लोगों की सेविंग डिपॉजिट पे 3-4% का जो बेसिक इंटरेस्ट देती है वो तो मिलता ही मिलता। तो मैं तो उधर फ्री में ही जब इतना कमा पा रही हूँ बिना कोई रिस्क लिए, तो मुझे उतना तो मिलना ही मिलना चाहिए, है ना। प्लस इन्फ्लेशन, जो मेरी 100 रुपीज की वैल्यू आज है, क्या सेम वैल्यू मेरी 1 साल के बाद भी होगी? नहीं ना। तो इन्फ्लेशन भी इधर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड पॉइंट आता है आपका रिस्क। हमने जो अभी अनसर्टेनिटी की बात की ना, सेम पॉइंट इधर आता है रिस्क का। अब ये रिस्क भी ना आपकी 3 टाइप की हो सकती है। अब ये 3 टाइप के रिस्क में आपका सबसे पहले आता है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो बोल दे मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं, कर लो जो करना है। ऐसे ही जो आपके लेंडर एप्स होते हैं उसमें भी जिस पर्सन ने आपके पैसे लिए हुए हैं उसने बोल दिया मैं दूंगा ही नहीं। आई नो ऐसे में बहुत सारी चीजें होती है, आप डिटेल्स लेते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप सू कर सकते हो, वो सब चीजें हैं। बट अगेन ये सब चीजें आपके लिए एक तरह से कष्टदायक ही है ना। आपने किसी को पैसे दिए और फिर आपको ये सब चीजें झमेला देखना पड़ रहा है, तो आप एक तरह की रिस्क ले रहे हो जहां पे डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम हो सकता है। कहने का मतलब वो बंदा ही बोल दे कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब जो करना है कर लो, मैं पैसे ही नहीं दे पाऊंगा। इस टाइप का आप रिस्क ले रहे हो। सेकेंडली आप लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम ले रहे हो। लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है यार? मान के चलो आपने अपने पैसे एक बिजनेस को दे रखे हैं। अब बिजनेस में ऐसा चल रहा है हालचाल कि उनका गोडाउन तो पूरा भरा पड़ा है इन्वेंट्रीज के साथ, ठीक है, लेकिन उनकी इन्वेंट्री सोल्ड ही नहीं हो रही। अब यार उनकी इन्वेंट्रीज जब सोल्ड ही नहीं हो रही तो आपको वो पैसे लाके कहां से देंगे? समझ रहे हो ना आप? इसी चीज को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। तो चलो अब आपको बेसिक आइडिया आ गया कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी सिंपली हम लोगों को अपने एसेट्स को कैश में चेंज करना है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और एट अ फेयर वैल्यू। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी दाम मिलेगा हम उसमें सेल कर देंगे, जो उसकी रियल वैल्यू मुझे लगती है। लेट से मैंने अपना कंप्यूटर खरीदा था 10,000 का, ठीक है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया मैंने 60% का विद इन द स्पैन ऑफ टाइम मैंने जितना भी यूज किया। अब मुझे उसका अगर 40% जो
है प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर नहीं मिल पा रहा है तो यार ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना। उसको मतलब फेयर वैल्यू, जितना आपको लगता है इस एसेट के लिए फेयर वैल्यू है उतना तो पैसा मिलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। लास्ट होता है आपका मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम। अभी मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है यार, जब आपका लोन लेट से, अभी हम लोग जो बात करते हैं 1 ईयर का एग्जांपल लीजिए, यही मान लो आप 10 साल 15 साल 20 साल का ले लो, लेट से हम लोग होम लोन लेते हैं, ठीक है। उसमें अब आप देखोगे बैंक जब आपको लोन देती है तो यार वो मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम भी तो झेल रही है। मान लो बीच में जिसने आपसे लोन लिया है उस बंदे की डेथ हो जाए या फिर कुछ और दूसरा सिनेरियो हो जाए जिसमें बंदा बैंकरप्ट हो जाए। खैर बैंकरप्सी की बात नहीं, इधर मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। जितना बड़ा आपका टेन्योर है उतनी ज्यादा आपको रिस्क है। तो यार जो हम लोगों ने 3 फैक्टर्स मेजरली रिस्क के, इन्फ्लेशन के और जो आपका रिस्क फ्री प्रीमियम है, इन तीनों को जब हम मिक्स करते हैं तो आपका एक रिक्वायर्ड रेट मान के आता है। इसीलिए आप देखोगे आप जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे होता है तो आपको रिटर्न भी कंपैरेटिवली आपके नॉर्मल एसेट से ज्यादा मिलना चाहिए। हम इसी चीज को कहते हैं रिक्वायर्ड रेट। आई होप अब आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम जल्दी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग पता करते हैं कि हम लोग कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग कैसे फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सो लेट्स से बैंक आपको 8% का रिटर्न दे रही है, ठीक है। आपको 4 इयर्स के बाद बैंक 100 रुपीज देने वाली है। तो आज आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे कि आपको बैंक 4 इयर्स के बाद 100 रुपीज दे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यार हमको पीवी नहीं पता, हमको एन पता है हमारा 4 है, हमको फ्यूचर वैल्यू भी पता है 100 है, ठीक है, और हमारा टाइम पीरियड है 4। बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, द पीवी इज इक्वल टू FV बाय 1 प्लस R रेज टू द पावर n। तो 100 बाय 1.08 रेज टू द पावर 4 विच गिव्स यू एन आंसर ऑफ 73.5। सिंपल, हम इस वे में हम लोगों की प्रेजेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की, तो अब हम सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। लेट्स से मैं आज 100 रुपीज बैंक में डाल रही हूँ, मेरी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपीज है। तो अब मुझे बताओ 4 इयर्स के बाद 100 रुपीज की क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सेम ही है, बस हम लोग इधर 100 रुपीज आज पीवी है हमारा, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताओ 4 इयर्स के बाद हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। सेम, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस R रेज टू द पावर n इंटू पीवी। सेम हमने कर दिया, 100 इंटू 1.08 रेज टू द पावर 4 विच गिव्स यू एन आंसर ऑफ 136.05। सो आई होप गाइस अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों ने अभी क्या किया। अभी आप लोग देखोगे जब हम लोगों ने अभी फर्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, आपने देखा होगा कि हम लोग उधर वापस आ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरह। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और आपने सेकंड एग्जांपल में देखा था हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, उस फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर देना जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हम इस चैलेंज को और कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जरूर से दे देना। चलो कल बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, एन्युटीज के बारे में, ऑर्डिनरी कैश फ्लोज के बारे में और थोड़े थोड़े कैपिटल बजटिंग के टॉपिक्स के बारे में। तो ये वाली सीरीज ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम लोग बहुत कुछ नया लर्न करने वाले हैं एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।